ओके डियर स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं फिर से आगे का। अभी तक हमारा इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में चल रहे थे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एपीएमसी, और उसके बाद में ये दो चीज़ हो चुकी है हमारी अभी तक। ठीक है, अब हम करेंगे फूड सिक्योरिटी, से पहले हो चुका है। अब हम आज करेंगे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, उससे पहले हम एक थोड़ा सा हरित क्रांति पे आते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 में लगभग आसपास हुआ था। ठीक है, उसकी कहानी समझने से पहले हम थोड़ा सा एक किसान की छोटी सी समस्या समझते हैं, या हमारे जनरली सिस्टम समझते हैं। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उसमें लगभग ना गेहूं की बहुत कम मात्रा, हमारे पास उपज बहुत थी, कम थी, अनाज बहुत कम था। हम लोगों के पास खाने के लिए अनाज ही नहीं था, इतनी हमारी गंदी हालत थी उस समय। तो नेहरू ने अमेरिका से मांगा था गेहूं, और उसके बाद में हमने कहा कि फिर हमने सोचा कि हम हमारी खाद्य सुरक्षा खुद की मजबूत करें। फिर खुद की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए हमने क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन चलाई, हरित क्रांति चलाई। हरित क्रांति बहुत अच्छी चली गई हमारे देश में। आवश्यकता से मतलब जितने हमें जरूरत थी उससे ज़्यादा हमने उत्पादन किया। अब तो हम निर्यात भी करने लग गए हैं गेहूं वगैरह का, है ना। पर एक टाइम था हमें गेहूं की बहुत किल्लत थी हमारे देश में, खाने को अनाज नहीं था हमारे पास में। ठीक है, तो ये थोड़ी हरित क्रांति की बैकग्राउंड थी। क्यों आई हरित क्रांति? क्यों हमें उपजाऊ ज़्यादा कराना था। हरित क्रांति का मतलब ये है कि टेक्निक लगाई उसमें, संकर बीज, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा बीज बढ़िया तैयार किए होते हैं। उसके अंदर पेस्टिसाइड डाला, यूरिया डाला, कीटनाशक डाले, ताकि ज़मीन से ज़्यादा हमने क्या किया, गेहूं और चावल और धान, जो भी अपना चावल, जैसे चावल बोलते हैं उसको धान बोलता है, धान की खेती बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके हमने उत्पादन किया बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा परिणाम रखा। बाकी हम हरित क्रांति में पूरा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है हरित क्रांति के बाद में, बात ये आती है कि किसान का बाई चांस उत्पादन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो, तो फसल का मांग गिर सकती है, रेट गिर सकता है ना। पहले हम थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं। मान लो ये मार्केट है, ये मार्केट है, और इसके अंदर क्या डिमांड है, लोगों की डिमांड है, किसी भी वस्तु की मांग चल रही है। ठीक है, और हम इस मार्केट में क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं इधर से। अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, प्रोडक्ट का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट या वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, प्राइस। इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में, या मूल्य क्या होगा वस्तु का, ज़्यादा हो जाएगा, महंगाई आई, मतलब वो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और बाई चांस डिमांड, सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, उल्टा हो, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, मतलब ऊपर कर रहा हूँ, सप्लाई मतलब ज़्यादा, और डिमांड कम है, मतलब नीचे, इसका मतलब कम बोल रहे हैं, नीचे एरो लगा रहा हूँ, इसका मतलब कम है, और डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। देखो, बाजार में गेहूं आई हुई है, सभी को गेहूं चाहिए, और ज़्यादा क्या है, बाजार में खरीदने वाले हैं 1000 लोग। ठीक है, सभी को 1-1 किलो गेहूं चाहिए। ठीक है, या वीट चाहिए, जो भी अनाज मान लो, आपको अनाज चाहिए या खाने को भोजन मान लो। अनाज आया बाजार में, और सभी को क्या 1-1 किलो चाहिए, और खाने वाले कितने लोग हैं, 1000 बंदे हैं मान लो। ठीक है, आया कितना है, सिर्फ 500 किलो ही आया है। 1000 बंदे हैं और 500 किलो ही आया है, और सभी क्या 1-1 किलो चाहिए, तो सभी को कितना मिलेगा, आधा किलो ही मिलेगा। और कोई बंदा ऐसे होगा, नहीं मेरे को तो 1 किलो ही चाहिए, आप पैसे जितने मर्जी लो। अब देखो क्या कि हमने सप्लाई कम कर दी, मतलब 500 किलो ही दे दिए, जबकि डिमांड कितनी थी, 1000 लोगों, 1000 किलो की डिमांड थी, सभी को 1-1 किलो चाहिए थी। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम दी, तो प्राइस क्या बढ़ जाता है। जिस चीज़ की मांग ज़्यादा हो और वो बाज़ार में कम उपलब्ध हो, तो उसकी क्या उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग उसके लिए कीमत देंगे फिर, क्योंकि वो जरूरत की चीज़ है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ेगी।
सब डिमांड बढ़ाओ, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते क्या होगी और सप्लाई कम होते क्या होगी, प्रोडक्ट का महंगा हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लो आज आपको गाड़ी लेनी है और बाज़ार में गाड़ी आ ही नहीं रही, जैसे मान लो मारुति सुजुकी एक ही गाड़ी आती है किस टाइम, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही थी देश में, ठीक है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई उसकी कम थी, तो वो क्या कितनी बहुत कॉस्टली गाड़ी थी उसमें। उसके बाद में तो 1991 के बाद बहुत ज़्यादा मतलब बाद में बहुत गाड़ियाँ आई हैं, हम देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी वो उद्योग में आएंगे तब। तो बाज़ार के अंदर क्या है, डिमांड ज़्यादा होने से और सप्लाई कम होने से क्या है, वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही हो गए 100। अब उल्टा कर दूँ, लेने वाले 1000 बंदे और सभी को 1-1 किलो ही चाहिए और दूसरे वाला काम कर देते हैं अपने, ठीक है। लेने वाले कितने 1000 बंदे हैं और सप्लाई कितनी कर दी मैंने, 2000 किलो कर दी। अब इन सभी को 1-1 किलो चाहिए, बाजार में बहुत ज़्यादा ऑफर पड़ा है, मतलब फुल पड़ा है, सप्लाई फुल होगी और डिमांड कम है। अब ये कहेंगे यार महंगा है, हम तो दूसरी दुकान पे देखें वहाँ और पड़ा है, हम तो वहाँ ले लेंगे। समझ गए बात, समझ आ रही है बात कि 2000 किलो आया हुआ है, पूरा पूरा आया तो एक सही सिस्टम बना देता। अब ज़्यादा आ गया, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा आ गया बाजार के अंदर, प्रोडक्ट ज़्यादा आते ही क्या होती है और उसकी डिमांड क्या कम है, किसी को मतलब क्या है, जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी 1 किलो आ गया, क्योंकि 1-1 किलो तो मिल ही जाएगा सभी को, अब एक्स्ट्रा में आ रहा है तो वो क्या करेंगे, उससे क्या कीमत गिरी जाएगी, वो उसको उतना ही हमारे पास तो पड़ा है ऑलरेडी। अगर आपको देने मतलब 10 रुपये, मान लो 10 रुपये प्राइस है, तो देख 5 में देने तो बता मेरे पास, वरना मेरे पास तो 1 किलो पड़ा है, मेरे तो काम चल जाएगा। वो फिर क्या कहता है, ले लो 5 रुपये में ले लो, क्यों, एक्स्ट्रा आ गया ना, सप्लाई ज़्यादा कर दी बाजार के अंदर, सप्लाई ज़्यादा कर दी और डिमांड कम थी, मांग थी नहीं, और आपने मांग मतलब यहाँ गाड़ियाँ, अब मान लो गाड़ी फेंक दो बाजार के अंदर और लेने वाले 10 बंदे ही हैं, तो वो तो जगह जगह ट्राई करके क्या करेंगे, बहुत कम मूल्य में ले जा सकते हैं गाड़ी, क्योंकि किसी सभी को ये रहेगा कि जैसे तैसे करके बिक जाए मेरी गाड़ी, या मेरी फसल जैसे तैसे बिके, या मुझे तो मेरा पैसों सर्किल चले। तो क्या होता है, डिमांड कम होने पे और सप्लाई ज़्यादा होने पे प्राइस क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। डिमांड ही नहीं है मार्केट में और आप सामान धड़ाधड़ दे रहे हो बाजार के अंदर, तो क्या होता है, प्राइस गिर जाएगा वस्तु का, और तो कुछ नहीं है। और डिमांड हो जाता है, सप्लाई रोक रखी है आपने, तो उसकी मांग, उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में उसका क्या हो जाता है, महंगा हो लगता है, ठीक है। इसी चीज़ का फायदा किसने उठाया था, Xiaomi कंपनी, आप जानते हो Xiaomi, एक बार मोबाइल की कंपनी आई थी Xiaomi जो भी मोबाइल की कंपनी है ना, MI वगैरह का फ़ोन आए थे उसमें, वो क्या करते थे, ऑनलाइन सेल करते थे, बाज़ार में क्या करते थे, डिमांड बनाते थे अपनी, और एकदम से अभी से लगभग 5-7 साल पहले की बात है, अब तो फुल है उनके Xiaomi फ़ोन के, हर किसी काउंटर पर मिल ही जाते हैं। उस समय उन्होंने क्या किया, मार्केट का इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट एप्पल के लगभग थोड़े बहुत सी मतलब मॉडल वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह ऐसे बना दिया जैसे एप्पल वाला लग रहा हो फ़ोन, और उसको बाज़ार में खोल दिया, लोगों को अच्छा लगा, ये फ़ोन तो अच्छा है यार, हम भी ले लें, पर सप्लाई रोक दी उन्होंने। सप्लाई रोक दी मतलब क्या किया कि दुकानों पे काउंटरों पे उपलब्ध ही नहीं था, फ़ोन था तो महंगा मिल रहा था जितना प्राइस रखा हुआ था, ठीक है। क्या कर दी उन्होंने, सप्लाई रोक दी, वो एकदम सेल निकालते थे और ऑन ऑर्डर पहले लेते थे। यहाँ माइक्रोमैक्स का फ़ोन, माइक्रोमैक्स फ़ोन चलते थे, वो इसी में फेल हो गई थी, बहुत बड़ा Xiaomi दिमाग लगा के गई थी उसमें। वो क्या करते थे, मार्केट में क्या करते थे, डिमांड बढ़ाते थे और सप्लाई कम रखते थे, और एकदम से प्रोडक्ट निकालते थे, जिसको नहीं भी लेना होता ना वो सोचता मैं भी ले लूँ, बाद में क्या इसकी प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा। इससे क्या करते थे, दुकान होलसेलर या दुकान क्या करते थे, ऑलरेडी बुक करवा देते थे और बहुत ज़्यादा फ़ोन उनके पास स्टॉक हो जाता था ऑटोमेटिक, आगे मार्केट में फुल बिकता था। वो इस पे काम करते थे, बाज़ार में डिमांड बनाते थे, फिर सप्लाई कुछ टाइम रोकते थे और एकदम से फ़ोन निकालते थे, फिर ताकि सभी की डिमांड पूरी करते हैं। सारा चक्कर यहाँ से चलता है कि आप डिमांड बनाओ बाज़ार में, कोई भी वस्तु बेचनी है तो डिमांड होनी चाहिए, डिमांड होते ही क्या होगी, फिर आप सप्लाई एकदम से मत दो, सप्लाई फुल दो, फिर एक पहले तो आप सप्लाई बढ़िया से देके सभी को फ़ोन दिखाओ क्या है, फिर सप्लाई एक बार रोको और फिर फुल सप्लाई कर दो, आपके सारे प्रोडक्ट बिक जाएंगे। डिमांड और सप्लाई पे बाज़ार चलता है, ठीक है। तो Xiaomi कंपनी ने इसी चीज़ का फ़ायदा लिया था, उसमें दिमाग लगाया था बहुत बढ़िया, ठीक है। और यही काम होता है कि अब प्राइस हो जाए, देखो किसानों के साथ ऐसा डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट का खेल समझ में आ गया। अब किसानों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। देखो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई मान लो किसान दे रहे हैं, अब मैं बाजार दो से एक
डिमांड फुल है, ठीक है, और सप्लाई क्या कर रहा है, किसान अनाज ला रहा है बाजार में, तो ठीक है बिकता रहेगा, है ना। बाई चांस क्या है, किसान की अच्छी फसल हो गई, बारिश हो गई या बारिश हो, अच्छा मानसून गया, फसल बहुत अच्छी होगी किसान की, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा ही कर दी वो फसल हो गई। अब क्या होगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अब सप्लाई क्या हो जाएगी, जितनी नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो बाजार में डिमांड क्या आती है, उस समय डिमांड जितनी थी, मान लो डिमांड तो एक नॉर्मल रेट होती है, लोग जितने उतने ही मतलब खाएंगे। अब मान लो फसल ज़्यादा होगी, अब एक खेत से इतना हो रहा है, तो मैंने मान लो ऐसे बहुत सारे खेत हो जाएंगे, हर किसान के पास होगा, और भी लोग होंगे, ऐसा करके क्या होगा, बाजार में क्या अनाज ही अनाज हो जाएगा, अनाज ही अनाज। अच्छा मानसून निकल गया, अच्छी बारिश होगी, अच्छी कृषि होगी, अच्छी एग्रीकल्चर होगी, किसान ने अच्छा मतलब पेस्टिसाइड, मतलब हरित क्रांति चल रही है, पेस्टिसाइड वगैरह उर्वरक वगैरह डाल के बहुत अच्छा फसल उगा ली। उसका उसने क्या किया, गेहूँ बहुत ज़्यादा लिया है, अनाज बहुत ज़्यादा लिया है, अनाज इतना उत्पादन कर दिया जितनी जरूरत नहीं उससे ज़्यादा ही उत्पादन हो गया। देश के अंदर क्या अनाज जितना जरूरत नहीं था उससे ज़्यादा उत्पादन हो गया हमसे। क्यों, अच्छा मानसून निकल गया या अच्छी फसल होगी, ठीक है, अच्छी वर्षा हमारे क्या मानसून पर डिपेंड करती है एग्रीकल्चर, सब कुछ अच्छा फसल हो गई, अच्छा मतलब निकला उस अनाज। पर बाजार में अनाज बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब बाजार में अनाज ज़्यादा हो गया, मेन वही होता है, सप्लाई ज़्यादा कर देंगे तो डिमांड क्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्यों जिसको चाहिए नहीं ज़्यादा आ गया वो तो रेट गिर जाएगा। इस समय क्या होगा, बाजार में रेट क्या होगा या प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा आ गई, अनाज बहुत ज़्यादा आ गया। अगर रेट गिरेगा तो फिर किसान का मतलब फसल का भाव गिर जाएगा, जिससे किसान क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, नाराज, मतलब ऐसे उसके मन में क्या होगा, उत्साह नहीं रहेगा उसको, यार क्या फ़ायदा, इतनी फसल हुई, अच्छी बारिश हुई, इतनी फसल निकली और भाव नहीं मिला, भाव गिर गया इस समय बाज़ार में। क्यों गिर गया, क्योंकि अनाज ज़्यादा निकल गया बाज़ार के अंदर। अब ज़्यादा अनाज आ गया तो रेट तो गिरना ही गिरना है, ये तो क्यों डिमांड कम थी। तो इस समय क्या करते हैं कि सरकार इसका हाथ पकड़ लेती है, कोई बात नहीं, आपका अनाज निकल गया हम ले लेंगे, बाज़ार में नहीं बिकेगा हमारी जिम्मेवारी है, बाज़ार में ना बिके तो आप हमें दे दो, हम खरीद लेंगे। इस समय सरकार आके हाथ पकड़ लेती है किसान का। कौन पकड़ती है हाथ आके, किसान का, कि सरकार पकड़ती है, ताकि किसान का मन ना बैठ जाए। क्योंकि जो गेहूँ मान लो 22 रुपये किलो बिक रहा है और ज़्यादा हो गया उत्पादित, मान लो कहीं ऐसा ना हो जाए 2 रुपये किलो ही बिकने लग जाए, क्यों, है ना। कहाँ 22 रुपये, कहाँ 2 रुपये किलो, मतलब 22 रुपये कुंटल और 2000 रुपये कुंटल, 200 रुपये कुंटल, ठीक है, तो भाव गिर गया, ठीक है। तो ये भाव ना गिर जाए, मतलब फसल का भाव ना गिरे, किसान का बाई चांस उत्पादन ज़्यादा हो जाए, किसान ने अनाज ज़्यादा निकाल लिया, ज़्यादा अनाज लेके आ गया धान मंडी में या एपीएमसी में, और उसका भाव ना गिरे, समझ के आगे, उसका प्राइस ना गिरे, कहीं 2 रुपये 1 रुपये किलो गेहूँ ना हो जाए, तो किसान को क्या होगा, मज़ा ही नहीं आएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके फसल उगा के लाया, मानसून अच्छा निकला, भगवान ने अच्छी कृपा की, और बाज़ार में रेट लिया तो बाज़ार में रेट ही नहीं मिला, वही रेट मिला जो पिछले साल मिला था, जो 10 किलो पे मिला था आज मुझे 100 किलो पे उतना ही मिल रहा है। पिछले साल में 10 कुंटल लेके आए, इस बार मैं 100 कुंटल लेके, इस बार मैं चलो मान लो 50 कुंटल लेके आया हूँ, अच्छा मानसून निकला, तो मुझे तो भाव तो मेरा वही, पैसा तो कुल मिला के उतना ही आया। पिछली बार मेरे को 10,000 रुपये मिला और इस बार भी मुझे 10,000 मिल रहा है 50 कुंटल पे, फ़ायदा क्या हुआ ज़्यादा होने का। इससे क्या किसान का मन बैठ जाएगा, फिर उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो बाज़ार में क्या भूखमरी आ जाएगी, फिर वही हमें गेहूँ किसी और देश से मांगना पड़ेगा, जो कि नेहरू की कंडीशन में थे, है ना। तो इसीलिए क्या है, सरकार ने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपका उत्पादन होगा तो हम बैठे हैं, हम जिम्मेवारी लेंगे, आपका गेहूँ हम खरीद लेंगे। और सरकार क्या करती है, वो गेहूँ सरकार खरीद लेती है, जो पिछले साल का प्राइस ही चल रहा था इसका एक प्राइस तय कर देती है सरकार, कि आपका उत्पादन बाई चांस ज़्यादा भी हो ना तो हम एक रेट तय कर देते हैं, इस रेट पे तो सरकार ले ही लेगी आपसे। उस रेट को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी प्राइस, ठीक है, समझ आई बात। एमएसपी क्या होती है, बाई चांस उत्पादन ज़्यादा हुआ तो एमएसपी प्राइस मिल जाएगा, और ये फसल बुआई से पहले ही तय कर दिया जाता है कि आप फसल मतलब बुआई कर रहे हो, फसल की बुआई करने मतलब जब जैसे आप फसल उगा रहे हो कर रहे हो, तो उससे पहले ये तय हो जाता है कि एमएसपी प्राइस पहले ही दिया जाता है कि अब की बार की गेहूँ
1700 रुपये क्विंटल सरकार खरीदेगी या 2000 रुपये के हिसाब से सरकार खरीद लेगी क्विंटल के हिसाब से। आपका उत्पादन ज़्यादा हो चाहे कम हो, जितना ही हुआ 2000 रुपये कौन से कम क्विंटल क्या सरकार खरीदे, ये गारंटी दे देती है सरकार। MSP एक प्रकार से क्या गारंटी है, सुरक्षा है, ठीक है। इससे क्या किसान का मतलब रेट नहीं गिरता फसल का। एक कम से कम न्यूनतम मूल्य तो निर्धारित कर ही देता है, अधिकतम हो तो बाजार में बिके तो कोई बात नहीं, कम से कम 2000 रुपये में तो सरकार खरीद ही लेगी। अगर आपका 3000 रुपये कहीं बिक रहा है तो बेच दो, कोई बात नहीं है, पर आपका कम से कम 2000 रुपये में तो सरकार खरीद लेगी, टेंशन मत लो। आपका उत्पादन ज़्यादा हो गया तो हम गिर लेंगे सरकार। इसी बोलिए बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट मतलब उसको सहायता, समर्थन दे रहा है सरकार। समर्थन नहीं कर रहा है कि बाई चांस रेट ना गिर जाए तो उसका क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है कि आपका रेट ना गिरे, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य तय कर देती है सरकार। पहले आपकी बुआई से पहले सरकार क्या कर देगी, फसल का भाव तय कर देगी, और उस भाव पे क्या सरकार बाद में खरीद लेती है फसल। समझ में आई आपको बात? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP और न्यूनतम समर्थन मूल्य। और गन्ने के लिए क्या आता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिंग प्राइस FRP होता है। गन्ने के लिए FRP होता है। और गन्ने के लिए क्यों FRP होता है, गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ने पर सारी बात आएगी बाद में। उचित मूल्य, उचित एवं लाभकारी कीमत FRP, ये गन्ने के लिए होते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, ये ओनली एक गन्ने फसल के लिए अलग रखा हुआ है, ठीक है, बाकी फसलों के लिए ये रखा हुआ है, ठीक है। MSP क्या करती है, 23 फसलें अपने अंदर शामिल करती है, जिसमें 23 क्या है, गन्ना है, 22 प्लस 1 फसल रखती है अपने अंदर। गन्ने के लिए FRP तय करती है, 22 के लिए MSP करती है दोनों एक ही चीज़, थोड़ा सा अंतर है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले ही तय हो जाता है बुआई से पहले कि किसान की फसल किस रेट में धान मंडी में सरकार खरीदेगी, ये पहले ही तय है। उससे कम या ज़्यादा किसान कहीं बेचे तो बेच दे, वरना सरकार इस रेट में खरीद लेगी, गारंटी देती है, ठीक है। एक प्रकार से सब्सिडी होगी, मतलब सरकार क्या करती है, बाजार मान लो उसका मूल्य कम भी है तो सरकार अपने पैसे निकाल के उसको दे रही है कि हम सब्सिडी तो दे रही है कि हम ले लेंगे, चलो आप लोग पैसा लग रहा है ज़्यादा ले लो, आप हमें दे दो, कोई बात नहीं। तो किसान इसे क्या, किसान का मन नहीं बैठता, हतोत्साहित नहीं होता, किसान इससे अच्छा काम करता है, ठीक है। तो MSP समझ में आया आपको कि फसल का रेट ना गिरे या किसान का बालू उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो बाई चांस उसकी फसल का रेट ना गिरे, इसके लिए सरकार की एक गारंटी दे देती है कि हम खरीद लेंगे आपसे कम से कम प्राइस में, जिससे आप आगे काम करते रहो। देखो बाई चांस MSP ना हो और किसान का क्या हो, उत्पादन ज़्यादा हो गया, अच्छा मानसून निकल गया या अच्छी बारिश होगी, मतलब मानसून अच्छा गया, मानसून गुड गया, मान लो अच्छा मानसून गया, बारिश बुरिश अच्छी हुई, फसल में सारा अच्छी कंडीशन में बारिश हुई, उत्पादन क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, उत्पादन या प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो बाज़ार में क्या हो गया, उत्पादन ज़्यादा हो गया, कीमत क्या होगी बाज़ार में, गिर जाएगी। मान लो MSP नहीं है, MSP नहीं है, तब मार्केट में क्या होगी, कीमत गिरेगी, मार्केट में रेट क्या हो जाएगा, फसल का, अनाज का जो भी उत्पादन है उसका गिर जाएगा। उत्पादन गिर जाएगा तो बचत क्या होगी, किसान की बचत क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हुआ पर बचत किसान को क्या हुआ, कम हुआ, क्यों, मार्केट में रेट गिर गया उत्पादन ज़्यादा होने से, क्यों, बहुत ज़्यादा उत्पादन आ गया, सप्लाई ज़्यादा हुई बाजार में, उत्पादन कम हो गया, बचत कम हुई, तो निवेश आगे से वो क्या, किसान कृषि में क्या निवेश ज़्यादा करेगा या कहीं भी निवेश करे, क्यों पैसा ज़्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं निवेश तो करेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं करेगा तो क्या होगा, ये भी कम होगा। बचत ही नहीं हुई तो बैंक में पैसा कहाँ से रखेगा, बैंक या घर बना रहा है या कहीं भी जा रहा है, बाजार में पैसा आएगा तभी बाजार चलेगा। तो किसानों के पास बचत ही नहीं हुई तो पैसा ही निवेश कहीं भी निवेश करे और कहीं निवेश ही नहीं करेगा तो निवेश कम हुआ तो बाजार का क्या में गिरेगी, बाजार डाउन चला जाएगा, मंदा हो जाएगा बाजार, ठीक है। और किसान का मन भी क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि यार फायदा ही नहीं हुआ, अच्छा बारिश हुआ तब भी फायदा नहीं हुआ, कितनी फसल निकली है और क्या। तो अब आ जाती, इसी बीच में क्या कर दी कि सरकार ने क्या कर दी यहाँ पे, ये तो MSP नहीं है तब की बात है, अब इसी में क्या करती है सरकार, दूसरा केस लेते हैं, मानसून अच्छा गया, ठीक है, मानसून अच्छा गया तो उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा हो गया, उत्पादन ज़्यादा हुआ, सरकार ने क्या कर दी, MSP लगा दी,
मतलब सरकार एमएसपी रेट पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया हुआ है, किसानों को क्या दिया हुआ है, एमएसपी दिया हुआ है कि इसने रेट पे मैं खरीदूंगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया हुआ, तो फिर क्या होगा, बचत किसानों की क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी, आय बढ़ेगी तो बचत क्या होगी। एमएसपी आ गया बीच में, अब पहले एमएसपी नहीं था नहीं, तो रेट क्या होगा, गिरेगा नहीं, रेट एक संतुलन में रहेगा। रेट क्या होगा, संतुलन में रहेगा। बीच में कौन आ गया, एमएसपी आ गया, संतुलन में रहा रेट। ऐसा नहीं कि पिछले साल उसका रेट बढ़ के 20 रुपये किलो बिक रहा था, इस साल 2 रुपये में बिकने लग गया, यहाँ तो 2 रुपये में बिकने लग गया। पर यहाँ सरकार कहेगी नहीं, आपका 20 रुपये हम खरीदेंगे, मतलब 2000 रुपये ही रहेगा। तो 2000 रुपये उत्पादन बढ़ा, 2000 रुपये के भाव से भाव मिल गई फसल हुआ, मान लो अच्छा उत्पादन बढ़ा तो भाव भी अच्छा मिल गया, तो किसान की बचत क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो आगे वो निवेश करेगा, चाहे दो और खेती करना चाहता है और ज़मीन लेके और खेती करे, या और कुछ भी करना चाहे, बंजर ज़मीन को सही करके उसमें खेती करना चाहे, पैसा होगा तभी करेगा, तो बचत होगी तो भी अब काम करेगा, निवेश करेगा, और आगे उत्पादन क्या होगा, फिर से तेज होगा, अच्छा सर्किल चलने लग जाएगा। यहाँ निवेश हो गया, उत्पादन क्या करेगा, फिर कर ही नहीं पाएगा, यहीं रुक जाएगा कि क्यों, आगे अच्छा काम नहीं कर ही नहीं पाएगा, इस चक्कर में वो आगे नहीं चला पाएगा। क्यों, क्योंकि निवेश नहीं हुआ, उत्पादन आगे होएगा नहीं। इसमें क्या है, किसान का मन खराब हो जाएगा, और मतलब फिर फूड सिक्योरिटी हमारी खराब होने लगेगी, बाजार में अनाज भी कम होएगा, फिर कौन खेती करेगा जब रेट ही नहीं मिल रहा, भाव ही नहीं मिल रहा। तो इधर क्या होता है, एमएसपी आ जाए, एमएसपी आने से किसानों की बचत सुरक्षित हो जाती है। एमएसपी लाने का उद्देश्य ये है कि सरकार आपको एक सुरक्षा दे रही है, ठीक है, आपकी फसल की सुरक्षा दे रही है, गारंटी दे रही है आपकी फसल की। एक प्रकार से सब्सिडी मान लो कि जहाँ बाजार में उसका मूल्य कम था, फिर भी सरकार ने अपने पैसे लगा के आपसे खरीद लिए, ठीक है, ये सरकार करती है काम, सब्सिडी होगी एक प्रकार से। सब्सिडी मतलब अपनी तरफ से पैसा दे देना किसी चीज़ में सरकार को, और उसमें मतलब छूट दे देना, एक प्रकार सब्सिडी मानो। सब्सिडी पूरा डिटेल देखेंगे क्या है, तो सरकार की ये सब्सिडी होगी एक प्रकार से एमएसपी, ठीक है। तो समझ में आया, एमएसपी होगी तो किसान की बचत कैसे बढ़ेगी, और एमएसपी नहीं होने पे किसान की बचत कैसे गिर जाएगी। क्यों, बाजार में सप्लाई ज़्यादा होने पे क्या होता है, डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा होने पे भाव गिर जाता है। और यहाँ क्या होगा, बाजार में डिमांड है, मतलब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड गिर भी गई ना, तो सरकार उसका हाथ थाम लेती है कि हम खरीदेंगे, आपका भाव नहीं करने देंगे, ठीक है, उत्पादन करते रहो, ठीक है, ताकि देश में क्या अगले साल भूखमरी की जैसी स्थिति ना आ जाए। समझ आई बात, क्योंकि सरकार को क्या करनी है, फूड सिक्योरिटी करनी है, हर व्यक्ति को खाना मुहैया कराना ही है सरकार ने, तो वो हमने देखा ही था फूड सिक्योरिटी पहली क्लास के अंदर, ठीक है। आप समझ आए एमएसपी क्या रोल निभाती है, किसान का मन नहीं रह बैठने, एक दुष्चक्र में फंसने से बचाती है, ताकि एक बढ़िया सर्किल चलता रहे, ठीक है। समझ में आए, ये उतना हो गया एमएसपी। अब आती है एमएसपी के अंदर, ठीक है, गन्ने पे एफआरपी होती है। तो ये था एमएसपी, और ये कब तय हो जाता है, फसल बुआई से पहले ही तय हो जाता है कि ये भाव सरकार रखेगी, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से एमएसपी को अच्छे से। ये किसान है, ये इसकी फसल, मान लो ये किसान का खेत है, ये इसकी फसल है, ये किसान है, ठीक है। किसान कहाँ लाया अपना अनाज, एपीएमसी में ले आया या जहीं भी ले आया, मतलब बाज़ार में लेके आया, ठीक है। अब किसान बाज़ार में लाए तो उसके पास क्या कहाँ कहाँ बेच सकता है, एक तो वो एपीएमसी में लेके आएगा, एपीएमसी मतलब समझ के धान मंडी में, धान मंडी में लेके आएगा, धान मंडी या अनाज मंडी जो भी बोलो इसको, धान मंडी में लेके यहाँ बोली लगाए, यहाँ उसके अनाज के आगे बोली लगेगी, बोली की लगती है ना जो एमएसपी प्राइस से कम ही लगेगी, ऐसे नहीं कि एमएसपी प्राइस पे बोली लगानी शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ बोली लगेगी, बोली लगने के बाद में किसान किसी को यहाँ बेचना चाहे तो बेच सकता है, वो अगर यहाँ चाहता है कि बोली पे भाव कम है तो क्या करेगा, किसान यहाँ बोली पे बेचने के लिए बाध्य नहीं है, वो सरकार को एमएसपी पे क्या करेगा, सरकार को बेच देगा, ठीक है। एक तो एपीएमसी में ला सकता है, दूसरा क्या करें, अपने निजी स्तर में कहीं किसी को दे दे, कि किसी को गेहूँ दे दे और वहाँ से चावल ले ले, अपने निजी स्तर पे क्या कर ले, वस्तु विनिमय कर ले, निजी स्तर पे वस्तु विनिमय कर ले। तीसरे क्या, किसान की एक आड़त चलती है, आड़त मैं समझाता हूँ आपको, जाती है
आड़त को दे दे। आड़त वो चीज़ होती है कि किसान क्या किसी व्यापारी से पहले पैसे उठा लेता है उधार, ठीक है। किसान क्या करता है या क्या करता है, कहीं से पहले पैसे उठा लेगा बाजार में से किसी व्यापारी से, और उसको कहता है कि जैसे मेरी फसल आएगी मैं उस समय तुम्हारे ये कीमत तुम उस समय वो फसल ले लेना, और जितने पैसे मेरे बनते हैं मेरे काट लेना, और ऊपर बन जाए तो मेरे पैसे मेरे को दे देना। उधार ले लेता है सरकार। क्यों? आड़त का फायदा यही है कि मान लो कोई किसान को कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, जीवन में कहीं ना कहीं पैसे जरूरत है, तो वो आड़त उधार ले लेता है फसल पैसे, और पर जैसे ही फसल कट गई तो आड़तीय को दे देता है कि ये लो। आड़तीय, इसको आड़तीय बोलते हैं या व्यापारी बोलते हैं, उसको आड़तीय को दे आता है और उसको अपना भाव मतलब, और आड़तीय उस दिन से के हिसाब से उसे ब्याज भी लेता है। ऐसा नहीं है कि वैसे पैसे दे देगा, नहीं, जब तक फसल नहीं आती उतने दिन तक उस पर ब्याज भी लगता है, ठीक है। मान लो 2000 लेके फसल आई 6 महीने बाद, और 200 रुपये मान लो उसने ब्याज बना लिया या 100 रुपये उस पर ब्याज बना लिया, तो किसान वो आड़तीय क्या करे, 21 रुपये काटेगा उससे फसल से कम 2000 तो काटेगा, 100 रुपये ब्याज भी काट लेता है, और फसल ले लेगा। फसल अपने हिसाब से आगे जो भी मिल गई फसल का तो भाव होता ही है, अपने आड़तीय को दे दे या निजी स्तर पे कर ले, ठीक है। तो ये आड़तीय को दे या निजी स्तर पे कर ले, ये तो अपने समझ में आता है। अब आता है एपीएमसी में क्या रोल होता है। एपीएमसी में बोली लगाई जाती है किसान की। अब किसान ने कहीं से पैसा उधार नहीं चक रखा, वो कहता है मैं स्वतंत्र हो गया, एपीएमसी में बेचूंगा, धान मंडी में बेचूंगा। धान मंडी में बोली लगाई गई, और मान लो एमएसपी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा हुआ है, मान लो सरकार ने रखा हुआ 1800 रुपये, 1800 रुपये में सरकार खरीदेगी, ठीक है। एमएसपी भाव कितना रखा हुआ है सरकार ने, ये फसल जब बुआई हो रही थी ना उससे उसमें रख लिया था फसल का भाव। अब बोली लगा रही है 1800 रुपये, बोली लगी 1500 रुपये शुरू हुई, ठीक है। और बोली लगते लगते क्या हुआ, लगते लगते बोली क्या आ गई, 1700 रुपये में आ गई। किसान को जचा ठीक है 1700 रुपये में, ठीक है, अब ले लो नगद दरो पैसे, काम खत्म करो, कौन गुणवत्ता जांच कराए, कौन कहाँ जाए, कहाँ मत्था मारे नहीं मारेंगे, तुम ही ले लो पैसे ले लो। 1700 रुपये में सरकार यहाँ से ले जाता है। तो इसमें क्या हो, एमएसपी से नीचे बिक जाती है फसल, जो एमएसपी रखा वो बिक जाती है। बाई चांस बोली लगी 1400 रुपये से, और फाइनल प्राइस आया 1450 रुपये। किसान को लगा नहीं यार 1450 रुपये तो कम है, मैं नहीं बेचूंगा। किसान यहाँ मना करे ना, तो फिर क्या करेगा, किसान अपनी फसल किसको बेच देगा, आगे सरकार को बेच देगा। किस रेट पे लेगी सरकार, किस रेट पे लेगी, 1400 रुपये में नहीं जचा, किसान को ये भाव नहीं जचा, व्यापारी को नहीं बेची उसने। धान मंडी में क्या हुआ, व्यापारी को ना बेच के किसको बेचे उसने, इसको ना बेच के किसको बेच दी, कि सरकार को बेचूंगा। और सरकार का क्या करेगी, 1800 रुपये में फसल ले लेगी उससे, ठीक है। सरकार आ गई इसमें, क्यों, व्यापारी तो मूल्य घटा रहा था फसल का, 1450 रुपये दे रहा था, वो कहता नहीं यार 1800 रुपये भाव है, मैं कैसे घाटा खा लूँ 350 रुपये का, ठीक है। तो उसने कहा ऐसे करो 1800 रुपये में यहाँ सरकार को बेच देगा। तो सरकार क्या करती है, पहले उसकी फसल की गुणवत्ता टेस्ट करवाती है, और सरकार के कुछ केंद्र होते हैं वहीं बिकती है फसल, ठीक है। जो सरकार ने एमएसपी फसल की निर्धारित किए होते केंद्र वहाँ बिकती है। तो सरकार क्या करेगी, कर लेगी, पहले उसकी क्वालिटी टेस्ट करवाएगी, फसल का क्या करेगी, क्वालिटी टेस्ट करवाएगी, गुणवत्ता जांच करवाएगी, लेबोरेटरी होती है वहाँ से गुणवत्ता टेस्ट करवाएगी, फिर ठीक है। उसके बाद गुणवत्ता टेस्ट करवा के, और इसके अलावा किसान के आवश्यक कोई डॉक्यूमेंट बनवाने थे वो डॉक्यूमेंट भी बनाएगी, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट बनवा के क्वालिटी टेस्ट करवा के क्या करेगी, 1800 या जो भी एमएसपी भाव रखा उस भाव पे क्या कर लेती है, फसल खरीद लेती है किसान से। अब फसल किसके पास आ गई, सरकार के पास आ गई, ठीक है। वो किसान अपने यहाँ से चला जाएगा, बाद में पैसे क्या है सरकार किसान के खाते में आ जाते हैं, महीना या आधा महीना रुक गए या 6 महीने 2-3 महीने रुके, जितने भी पैसे होता है उसके खाते में आ जाते हैं बाद में पैसे। पहले क्या नगद मिल होता था, धीरे धीरे अब डिजिटल होने लग गया, जब खाते में पैसा पेमेंट देने लगे सरकार, ठीक है। तो किसान का क्या हुआ, भाव अच्छा मिला, किसान पैसे लेके निकल गया यहाँ से। ये करता है एमएसपी काम, ठीक है। यहाँ पे नहीं जचा तो कहाँ चला जाता है, सरकार के पास। अब सरकार क्या करती है इस फसल का, सरकार क्या करती है, इस फसल को एफसीआई को दे देती है। एफसीआई मतलब कौन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा निगम। कौन है, खाद्य सुरक्षा निगम। इनके पास क्या होते हैं, अच्छे अच्छे भंडारण होते हैं, पर उतने नहीं है जितने होने चाहिए, पर कुछ होते हैं इनके पास अच्छे भंडारण होते हैं जो वैज्ञानिक तकनीक या साइंटिफिक तैयार करते हैं, जिसमें फसल खराब नहीं होती, वेस्ट नहीं होती। तो सरकार क्या करेगी, फसल खरीद के किसको दे देगी, एफसीआई को देगी, ठीक है। एफसीआई यहाँ से फसल उठा के कहाँ ले जाएगा, अपने गोदामों में ले जाएगा।
फसल कहाँ ले जाएगा? अपने गोदाम में ले जाएगा। गोदाम बने होते हैं इनके पास, गोदाम क्या होते हैं? बहुत स्टॉक, बहुत शानदार होते हैं इनके गोदाम। गोदाम होते हैं ना, बहुत शानदार तैयार किए होते हैं इनके। ठीक है, वहाँ पे क्या फसल खराब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आग लग जाए वो बात अलग, उसका भी सुरक्षा की होती है, पर फसल को बहुत सुरक्षित रखते हैं FCI वाले। ठीक है, FCI ले जाएगी यहाँ से, सरकार ने खरीदी और FCI को बोल दिया, FCI क्या करेगी? फसल ले लेगी अपने यहाँ और अपने गोदामों में रख लेगी, स्टॉक कर लेगी। ठीक है, FCI स्टॉक कितने प्रकार से करती है? अब देखो, एक तो करती है बफर स्टॉक के रूप में, ठीक है, एक करती है स्टॉक PDS के लिए, एक करती है अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया तो इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, निर्यात कर देगी ज़्यादा होगी तो। ठीक है, फसल आई सरकार के पास, बफर स्टॉक में रख लेगी कुछ फसल PDS में रख लेगी और कुछ फसल इंपोर्ट के लिए रख लेगी ज़्यादा उत्पादन हुआ तो। ठीक है, बफर स्टॉक ये होता है कि देश में कल को अकाल भी पड़ जाए या भूखमरी आ जाए, अच्छा उत्पादन अगले साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, तो कोई भूख ना मरे, इसके लिए क्या करती है सरकार? अपने पास एक बफर स्टॉक रखती है पूरे देश के लिए। ठीक है, समझ आई कि बाई चांस भूखमरी की कंडीशन आई सब देश के अंदर, तो हमारे पास खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सरकार क्या करती है? बफर स्टॉक तैयार करके रखती है अपने पास कि हमारे देश में कभी किसी भूख ना मर जाए, उसके लिए एक बफर स्टॉक तैयार करके रखती है। बाई चांस कुछ युद्ध हुआ, कुछ भी हो गया, फसल नष्ट हो जाती है, तो बफर स्टॉक तैयार रखती है अपने पास में सरकार है। PDS क्या होती है? किसान के पास कुछ फसल PDS में रखती है। PDS क्या करते हैं? आगे क्या करते हैं? राशन की दुकान में सामान पहुंचाते हैं। जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, BPL वाले या APL वाले, BPL या APL परिवार क्या करते हैं? यहाँ की दुकानों से राशन खरीद लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं? राशन खरीद लेते हैं। वही 2 रुपये, 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, 1 रुपये मोटा अनाज। यहाँ से क्या करती है? राशन की दुकानों में पहुँचाती है सरकार। ठीक है, और राशन की दुकानों में पहुँचाती है। यहाँ से क्या करते हैं? वो मतलब जो भी है जिनके कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड का, राशन कार्ड जिनका बना हुआ है, उनको यहाँ से क्या मिल जाता है? अनाज मिल जाता है सस्ते दाम में। ठीक है, यहाँ से खरीद लेते हैं। और इम्पोर्ट का मतलब क्या है? ये भी फुल हो गया, ये भी फुल हो गया। यहाँ पे मतलब जितने राशन कार्ड थे उनका अनाज फुल दे रही है सरकार, कोई कमी नहीं है इन दोनों पे। फिर सरकार के पास ज़्यादा फसल आ गई तो सरकार क्या करती है? विदेशों में बेच देती है इस फसल को। किसी विदेश में कोई ज़्यादा मांग थी तो वहाँ बेच देती है, तो जिससे सरकार को फ़ायदा हो जाता है, मुनाफा ले लेती है सरकार। ये थर्ड स्टेज पे रखती है सरकार। पहले स्टॉक पे बफर स्टॉक में रखती है सरकार फसल को। दूसरा काम करती है PDS में रखती है। बफर स्टॉक और PDS लगभग दोनों एक ही माल, मतलब पास पास में ही है एक प्रकार। तीसरे काम इंपोर्ट पे रखती है। उत्पादन बहुत ज़्यादा फसल आ रही है सरकार के पास, तो सरकार क्या करेगी? विदेशों में भेज देगी और पैसा ले लेगी। ठीक है, तो ये काम करती है PDS मतलब इमरजेंसी स्टॉक है अपने पास में। कभी युद्ध हुआ और हुआ, काल पड़ा, भूखमरी आई, तो हमारे पास एक बफर स्टॉक तैयार होता है कि राशन का। ठीक है, और PDS मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए योजना चलाती है, वहाँ दे देती है। इंपोर्ट मतलब जहाँ बेचना होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसके लिए पूरा MSP के भाव। गन्ने पे अपने दूसरी बार आगे देखेंगे। ठीक है, अब आता है MSP का भाव तय कौन करता है? MSP को कौन तय करता है? तैयार कौन करता है MSP को? MSP को एक हमने आयोग बनाया हुआ है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1985 में। ठीक है, ये इससे पहले कमेटी बैठी थी, वो जरूरी नहीं है ये इतना देखो। ठीक है, ये आयोग बनाया था। ये क्या करता है? MSP का भाव तय करता है। ठीक है, MSP का भाव ये तय करता है। भाव तय करके किसको दे देता है? आगे दे देता है कैबिनेट कमीशन ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, संसदीय मंत्रिमंडल
ये क्या है, मंत्रिमंडल है संसदीय, संसद का एक, ठीक है, जो किसके लिए है, मतलब इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के लिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है जो फसलों को तय करता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के हाथ में होता है फसल का एमएसपी लगभग भाव तय करना, ठीक है। तो सीएपी क्या करती है, अनुशंसा करती है कि इतना भाव रखो। सीएपी क्या करेगी, एमएसपी का भाव तय करती है। कृषि लागत मूल्य आयोग क्या करता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएपी क्या करती है, भाव तय करती है। आगे किसके पास चलाता है, सीसीईए के पास चला जाता है, सीसीईए के पास चला जाता है। ये क्या करता है, हाँ एमएसपी जो भी भाव तय है उसको पास कौन करता है कि हाँ ठीक है हम ये भाव रखेंगे। इसका काम है सिर्फ भाव तय करना और इसका काम है भाव को पास करना। जब तक ये मोहर ना लगा दे तो इनका भाव ऐसे कैसे रहेगा। इन्होंने 2000 रुपये बना के दिए मान लो, और पिछले साल के मान लो 1800 रुपये था, तो इन्होंने पास नहीं किए तो 1800 ही रुपये रहेगा लगभग। इन्होंने जितना भी माना है उतना ही रखेंगे, 1800 रुपये रखे हुए हैं, और पिछले साल 1800 था और अब की बार इन 2000 तैयार करके दिया है। अब इनकी मर्जी है, ये 2000 रखे तो रखे, वरना ये 1900 रुपये भी रख सकते हैं, ये इनकी मर्जी है, ठीक है। इनका काम है, इनका काम है भाव तय करना, इनका काम है भाव को पास करना। एमएसपी का भाव कौन पास करता है, एक बनाता है, एमएसपी का भाव बनाता ये है, उसको मंजूरी कौन देता है भाव को, ये देता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट कमिटीज ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। तो एमएसपी के भाव में ये काम कौन करते हैं, ये करते हैं। अब ये भाव कैसे तय करते हैं, ये इसके लिए मैं देखता हूँ आपको सारा काम देखते हैं। A2 एक तो होती है A2 कॉस्ट, एक होती है A2 प्लस A2 प्लस FL, उसके बाद आती है, इसको C2 भी बोल देते हैं, ठीक है, C2 प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको C2 अपने पहले ये इतना समझते हैं। A2 में क्या आता है, A2 में किसान के जो भी खर्चे हैं, A2 में कौन आता है, किसान का बीज का खर्चा, जो बीज खरीदे बाजार से उसका खर्चा, ये भूमि है उसमें पहले बीज गिरेगा, उस बीज का खर्चा, फिर उसमें कुछ उर्वरक भी डालता है, फर्टिलाइज होए ताकि फसल, फिर उसमें कुछ कीड़े खराब ना करे तो फिर क्या करता है, कीटनाशक भी डालता है किसान, ठीक है। इसके अलावा लेबर भी देता है, कुछ लोग अपने श्रमिक, ओनली किसान से तो नहीं होता, अपने परिवार के साथ कुछ और लेबर भी लगती है, उनको पैसे भी दे देता है, जैसे नरमा चुगाई और होगी, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, डीजल और ट्रैक्टर का भी खर्चा आता है सरकार का, किसान का, तो ये खर्चे लगे। तो इन सभी खर्चों का, इसके अलावा एक खर्चा और आ जाता है, पट्टे पे या लीज पे लेता जमीन, पट्टे पे या लीज पे किराए पे लेता है कोई काश्तकार, पट्टे पे या लीज पे क्या है, भूमि किराए पे लेता है, ठेके पे लेता है, वो भी खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सारे, इन सभी को मिला के, ये जो जमीन ली है इसका भी खर्चा हो गया, इन सभी को मिला के इन सभी खर्चों को क्या बोलते हैं, A2 खर्चा बोलते हैं। इनमें जितना भी खर्चा लगता है उनको क्या बोलते हैं, A2, ठीक है। A2 में इसके अलावा किसान की क्या, कई बार क्या किसान एक अकेला काम नहीं करता होता, यहाँ पे काश्तकार जो भी है उसकी फैमिली भी लगी होती है, पर फैमिली को लेबर कहाँ मिल रही होती है। तो इसके अलावा सेकंड फैक्टर आता है A2 प्लस FL, फैमिली लेबर, फैमिली लेबर, इसको C2 बोल देते हैं, ठीक है। तो A2 C2, ठीक है, और C2 का क्या करेंगे, प्लस C2 का प्लस C2 के 50% एक्स्ट्रा, C2 में भी 50% एक्स्ट्रा, C2 का 50% एक्स्ट्रा। इन चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करती है सरकार, एमएसपी का रेट तय करती है। इसके अलावा सरकार क्या देखती है, डिमांड एंड सप्लाई भी देखती है, मानसून की दशाएं देखती है, बाजार में भाव क्या हुए, और भी बहुत से पहलू देखती है, किसान की लागत देखती है, कॉस्ट देखती है, वो देखती है किसान की लागत कितनी और है, और डिमांड एंड सप्लाई को देखती है, और भी बहुत से कारक देखती है सरकार। मार्केट के रेट देखती है, कहीं मार्केट में ज़्यादा आना चाहिए। उसके अलावा
कंज्यूमर की कंडीशन देखती है, कहीं मैंने एमएसपी कहीं 4,000 भाव रख दे तो फसल का, तो सर कहीं लोगों की इतनी कम आय है क्या खरीद सकेंगे, तो वो भी देखती है कि कंज्यूमर खरीदने की शक्ति कितनी है, उसकी शक्ति भी, क्रय शक्ति भी देखती है। ठीक है, मतलब क्रय करने की शक्ति, मतलब वो कितना खरीद सकती है उसको भी देखती है। ठीक है, इसके अलावा और भी फसलों के साथ तालमेल कितना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने गेहूं का एमएसपी ज़्यादा रख दिया और चावल का कम रख दिया हो, तो और भी फसलों के साथ तालमेल देखती है कि एमएसपी सभी का एक इस तरह से डिजाइन करें ताकि सभी फसलों का खेत बराबर उसको प्रॉफिट होवे। ठीक है ना, वरना किसान क्या करेगा, एक एक फसल में मत्था मारेगा और उस एक एक को बेचेगा, क्योंकि दूसरी फसलों का एमएसपी कम है तो वो एक ही फसल पे ज़्यादा मत्था मारेगा, फिर जिससे कि जो भूमि के लिए खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए क्या करती है, A2 प्लस A2 के अंदर A2 में क्या क्या जाता है, बीज का खर्चा, उर्वरक खर्चा, कीटनाशक खर्चा, श्रम खर्चा, ट्रैक्टर, डीजल, पेट्रोल, लीज खर्चा। ठीक है, और ये आ जाता है, इन सभी का खर्चा आ जाता है। और C2 का मतलब प्लस 50% भी देखती है कि C2 रखिए उसका 50% भी करें साथ में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को देख के सरकार क्या करती है, एमएसपी का रेट तय करती है। सरकार ने कौन तय करती है, CACP, ये वाले लोग। CACP एमएसपी भाव कैसे तय करती है, A2 देखती है, प्लस A2 में FL देखती है, प्लस C2 का 50% वोट देखती है। इसके अलावा मैंने बता ही दिया, डिमांड एंड सप्लाई देखती है, डिमांड एंड सप्लाई देखती है, उपभोक्ता की स्थिति देखती है, उपभोक्ता खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा ऐसी चीज़ भी देखती है, अन्य फसलों के साथ तालमेल भी देखती है, कहीं एक ही फसल का एमएसपी तो ज़्यादा नहीं है, बाकी फसलों का एमएसपी भी इस लेवल में होना चाहिए ताकि किसान बाकी फसलें भी उगाए। ठीक है, तो इन सभी को देखते हुए क्या करती है, एमएसपी का भाव तय करती है कौन, CACP। ठीक है, ये सारा काम करती है, इनके आधार पे ही एमएसपी का रेट तय होता है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, CACP ने क्या किया, 23 फसलों को शामिल किया हुआ है। 23 फसल में क्या होता है, 22 फसल तो अलग है, एक गन्ना अलग है, गन्ने के अपने अलग बनाएंगे FRP पे। ठीक है, तो 22 फसल में कौन कौन सी आ जाती है, 7 तो आती है अनाज से संबंधित फसलें, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, चावल, मक्का, चावल, मक्का, 7 फसल होती है, चावल, मक्का, एक कौन सी रहेगी, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, एक फसल कौन सी रहेगी, 2 मिनट, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, रागी, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, हाँ 7 होगी ना पूरी। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, रागी, इसको रागी भी नीचे रख लेते हैं। इनके स्ट्रक्चर आप इंटरनेट पे देख लेना कैसी कैसी फसलें होती है। चावल जानते ही हो, मक्की जानते ही हो, गेहूं जानते ही हो, जौ मतलब जौ जिससे बियर बनती है, ज्वार होगी जिसे पशु चराने के लिए, बाजरा आप जानते ही हो ठीक है, एक रागी की आप फसल देख लेना इंटरनेट पे फोटो वेट निकल के। ठीक है, अनाज में तो कौन सी बना दी, 7 फसल दे दी। इसके अलावा कौन सी करिए, दलहन में, दाल में, दलहन में भी 7 फसलें शामिल की है। कौन कौन सी, सबसे पहले चना आता है, चना की दाल, फिर कौन सी दाल होती है, मूंग की दाल। ठीक है, उसके बाद कौन सी दाल होगी, तुअर की दाल, ये भी लगभग पीले रंग की दाल होती है, चना जैसी होती है, थोड़ी सी अलग होती है, तुअर की दाल होगी। उसके बाद कौन सी होगी, चना, मूंग, उड़द की भी दाल होती है, काली दाल बोलते हैं जिसे। ठीक है, चना, मूंग, तुअर, वो एक होती है मसर, जो लाल रंग की दाल होती है। इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है मसर की दाल का। ये पीले रंग की होती है, उड़द काले रंग की होती है, काली दाल बोलते हैं इसको। चना आप जानते हो कैसी होती है, पीले रंग की कैसी होती है, बड़े बड़े दाने होते हैं। मूंग आप जानते हो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो 5 फसल किस में डाली है, दलहन में डाली है। बाकी कितनी बच गई, 7 और बच गई, 7 और 7 14, 14 और 7 5 कितना हो जाएगा, 22, 14 और 5 7 और 7 14,
14 5 19 है ना। बाकी और बताते हैं एक बार। 7 फसल किसमें डाली है? तिलहन में, जिनसे तेल निकलता है। तिलहन मतलब जिनसे तेल निकलता है, तिलहन। क्योंकि अपने सब्जी किसमें बनाते हैं? तेल में बनाते हैं, ठीक है। उन इसमें कितनी 7 फसलें शामिल की है। सबसे पहले मस्टर्ड, सरसों, सरसों अपने देखी हुई है। फिर मूंगफली, मूंगफली का भी तेल होता है। फिर सोयाबीन, जानते हो सोयाबीन की बड़ी, तो सोयाबीन का भी तेल होता है ना। फिर सूरजमुखी का तेल भी चलता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल निकलता है। इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं सूरजमुखी के, इतने फूल होते हैं, आप थोड़ा सा इंटरनेट पर जाकर देखना। सूरजमुखी का तेल भी निकलता है। रिफाइंड बनता है इनसे, रिफाइंड सुना हुआ? रिफाइंड यही तो होता है, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, इनको रिफाइंड ही बोल देते हैं। सरसों तेल, सरसों का तेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया तिल। तिल देखे हुए आपने, तिल कैसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तिल होता है, 4 होगी, कितनी होगी? 5 होगी, 2 रहेगी। एक आती है कुसुम, तिल में एक और होता है नाइजर तिल। तिल में एक तिल है, एक नाइजर तिल और होता है। तिल 2 रंग के होते हैं ना, ब्लैक और वाइट। एक नाइजर तिल, ठीक है। एक कुसुम और आ जाता है। कितनी होगी? 7 और 7 14 और 5 19। 19 फसलें किस में आ गई? जिसमें 7 अनाज में रख दी और 5 किस में रख दी? चना में रख, दाल में रख दी, क्यों दाल खानी है। और तिल में जो सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए, उन तेल में कितने रख दी? इतनी बना दी, तो ये में होगी। इसके अलावा बच गई 3 फसल, इसके अलावा बची अपनी 4 फसल बच गई। 4 में से गन्ना और निकाल देते हैं, 20 होगी। 3 और बच गई। 3 में कौन कौन सी फसल है? जो नॉन खाद्य नहीं होती, जिनमें एक होता है खोपरा। 3 फसल अन्य कौन सी है? जो नॉन खाद्य है, मतलब जिनको खाने अखाद्य, ठीक है। 3 फसल कौन बची? एक तो हो गया खोपरा, खोपरे का भी बहुत यूज होता है, बहुत सी चीजें बनती है, रस्सी वगैरह और बनती है इनसे, खोपरा, ठीक है। और खोपरे के अलावा कच्चा जूट, पटसन भी बोलते हैं इसको, पटसन या जूट, कच्चा जूट हो गया। जूट समझ गए? ये बंगाल में होता है, जैसे पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है, क्योंकि वहाँ का है गंगा नदी का बेसिन बना हुआ है। और कीचड़ चाहिए इसको, बहुत अच्छा साफ पानी का कीचड़ चाहिए, अच्छा मतलब अच्छी ज़मीन का कीचड़ चाहिए। उसमें क्या रेसे निकालते हैं फसल के, और उस रेसों को फिर मशीन में जाके रेसे तैयार की जाती है। फिर उससे क्या बनाई जाती है? जूट से क्या बनाई जाती है? बोरी बनाई जाती है, बोरी और रस्सियाँ बनाई जाती है, जो क्या इको फ्रेंडली होती है, जिनको क्या है भूमि में गलाया भी जा सकता है अपने आप से, जबकि प्लास्टिक खतरनाक है, ठीक है। बन गए, क्या बन गया? पटसन, जूट हो गया। एक फसल कौन सा रह गया? कपास, कपड़ा लेते हैं अपने, कॉटन। तो ये 3 फसल ये आ जाती है। एक फसल गन्ना होगी। एक एक्स्ट्रा फसल कौन सी है? गन्ना, जो कि खाद्यान्न है, जिसका क्या है घर के अंदर डायरेक्ट यूज नहीं है, जिसका इनडायरेक्ट यूज है। क्या क्या यूज है? चीनी मिलती है, गुड़ निकलता है इससे, और इससे क्या निकलता है? चीनी की, गुड़ निकल गई। इसके अलावा इसका जो खाई होती है, जो मतलब भूसा निकला है, जो भी है, वो डायरेक्ट यूज तो होता ही नहीं घर के अंदर इसका। गन्ने कभी देखा है गन्ने को सीधे ला के सब्जी में डालते हैं या कुछ और करते हैं, डायरेक्ट इसका यूज होता ही नहीं घर में। तो इसका मिल्स में यूज होता है, क्यों चीनी मिल को ये सीधे चीनी मिल में जाती है। गुड़ निकाल देता है, कहते खेती नहीं, खाई मतलब जो भी इसका भूसा निकला है, जो भी है, उससे क्या बनता है? डिस्पोजल का सामान बनता है, जो कि प्लास्टिक से ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है, पर डिस्पोजल का सामान बनाया जाता है इससे, खाई से, ठीक है। इसके अलावा इससे क्या? एथेनॉल, मतलब एथेनॉल निकाल जाती है, शराब भी बनती है इससे, गन्ने से। ये ओनली गन्ने पे देख रहे हैं, गन्ने से शराब बनती है। और क्या बनता है? एथेनॉल, ईंधन भी बनता है इससे, एथेनॉल ईंधन। शराब पे पूरा आएगा, कांच उद्योग और सारे लेके चलेंगे अपने, ईंधन। चीनी उद्योग भी पूरा लेके चलेंगे। एक बार शॉर्ट में देख लो, एथेनॉल ईंधन निकलता है। एथेनॉल क्या होता है? जो पेट्रोल आता है, भारत का 80% में क्या करता है? कच्चा तेल बाहर, क्रूड ऑयल सभी बाहर से खरीदता है, रिफाइन नहीं करके पेट्रोल और डीजल खुद बनाता है बाहर सरकार।
अब प्योर पेट्रोल और प्योर डीजल बेचने लग जाए तो सरकार का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो जाता है, और जो क्या कार्बन भी बहुत ज़्यादा बाहर निकालता है, और CO2 वगैरह कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकालता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जबकि एथेनॉल क्या करते हैं, एथेनॉल ईंधन उसके अंदर मिला दे। एथेनॉल एक पानी मतलब शराब जैसा ही हो गया, एक प्रकार से लिक्विड निकलता है इनसे, जो खाई होता है ना गन्ने से ही, उसको क्या करते हैं पेट्रोल में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कार्बन का एमिशन कम निकलता है, कार्बन बाहर कम निकलेगा। कार्बन कम बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इको फ्रेंडली हो जाएगा, और क्या होगा मतलब, और ये होगा कि मतलब इको फ्रेंडली हो गया, पोल्यूशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा, सब कुछ मतलब, और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ रहा है, एथेनॉल हमारे यहाँ से बनाया जाएगा। इसके अंदर पेट्रोल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, मतलब पेट्रोल ईंधन का और पेट्रोल का रेट कम होगा। ठीक है, पेट्रोल का रेट कम करने के लिए करते हैं इसमें बायोफ्यूल मिलाया जाता है, एथेनॉल बायो ईंधन, इसको जैव ईंधन बोलते हैं। ठीक है, एथेनॉल बायोफ्यूल, ठीक है, इसको इसके अंदर ऐड करवाया जाता है। इसको इसके अंदर ऐड करने के बाद में कहता है पेट्रोल की क्वालिटी भी, एक तो पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ गई, मतलब क्वालिटी कैसे बढ़ गई कि कार्बन कम बाहर निकालेगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा इको फ्रेंडली हो गया, और पेट्रोल का भाव भी कम हो गया। साथ में तो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, साथ में क्या हो गया, रेट कम हो गया पेट्रोल का, जिससे क्या बाजार में बना रहे, ताकि भारत का इंपोर्ट कम हो, डॉलर पैसा ज़्यादा मजबूत बने। क्यों, क्रूड ऑयल में बाहर से खरीदते ज़्यादा, जिससे क्या हमारा पैसा गिरता जा रहा है दिन पे दिन, और डॉलर क्या मजबूत होता जा रहा है। अगर हम क्रूड ऑयल का खरीदना कम कर दें तो हमारा क्या पैसा धीरे धीरे मजबूत होने लग जाएगा। और भी चीज़ें, क्रूड ऑयल नहीं, और भी चीज़ें वो देखेंगे अपने बाद में। तो एथेनॉल ईंधन पे सरकार का टारगेट भी एथेनॉल ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। वो कब बनेगा, जब गन्ने की फसल अच्छी कराएंगे, और गन्ने पे भी फिर FRP करना पड़ेगा किसानों को। मान लो किसान ने गन्ना उगाना बंद कर दिया, उसको भाव नहीं मिला, गन्ने की फसल को भाव नहीं मिल रहा, प्राइस नहीं मिल रहा, तो गन्ना क्या उगाएगा सरकार, गन्ना सरकार नहीं उगाएगा, तो इतनी चीज़ें कम हो जाएगी बाजार में। चीनी बहुत बड़ी चीज़ है हमारी, बहुत बड़ा उत्पादन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उपभोक्ता भी हमने इस देश में, दूसरा वर्ल्ड का दूसरा देश है भारत चीनी के उत्पादन में। ठीक है, और गुड़ आपको पता ही है, गुड़ पशुओं को चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। खाई मतलब डिस्पोजल, आज के टाइम में पता है प्लास्टिक कितना खतरनाक हो रहा है, तो इससे डिस्पोजल बनाया जाएगा, कितना फ़ायदा रहेगा। शराब, बाकी गन्ने पे अपने पूरा लेक्चर दोबारा से तैयार करेंगे एक बार, ये तो मैं एक बार FRP के लिए बता रहा हूँ। शराब आप जानते ही हो, बस उसके लिए बताने की जरूरत ही नहीं है, सोमरस, एथेनॉल ईंधन। ठीक है, इसके अलावा गन्ने से और भी बहुत प्रोडक्ट बनते हैं, वो अपने जब गन्ना स्पेशल पढ़ेंगे करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एथेनॉल ईंधन पे लेके आया हूँ, ताकि इसकी कीमत क्या है। अब गन्ना किसान कम उगाए, इसके लिए FRP तय करते हैं। FRP एक प्रकार का क्या MSP ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही है। ठीक है, पर ये क्या, चीनी मालिकों को अगर गन्ना खरीदना है ना, तो FRP से कम नहीं खरीदेंगे। FRP तो खरीदेंगे नहीं, या तो इससे ऊपर खरीदें या इससे कम खरीदेंगे। मान लो अगर 1000 रुपये गन्ना FRP भाव रखा हुआ है ना, तो ऐसे नहीं कि 900 रुपये में FRP भाव में खरीद लेंगे। जो चीनी मालिक है ना, चीन के मालिक, चीन के नहीं, देश के नहीं, चीनी मालिक जो शुगर मिल्स कहते हैं, शुगर मिल्स के जो मालिक है, जो ओनर है, जो भी है, शुगर मिल के इंडस्ट्री के जो भी ओनर है, वो क्या करेंगे, 900 रुपये में नहीं खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, 1000 रुपये में खरीदेंगे, या 1000 रुपये से ज़्यादा खरीदेंगे। जबकि MSP में क्या होता है, उससे कम में भी खरीदा जा सकता है। MSP 1800 रुपये का, तो 1700 रुपये में कोई व्यापारी खरीद सकता है। जबकि FRP क्या है, FRP ऐसा प्राइस है जिससे ऊपर ही खरीदना पड़ेगा व्यापारी को, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक ज़बरदस्ती है, ये किसान, ये क्या है, शुगर मिल पे ज़बरदस्ती है। ये इसमें साथ में क्या करती है, गन्ना सरकार की नहीं खरीदती। गन्ना कौन नहीं खरीदती, सरकार नहीं खरीदती गन्ना, गन्ना चीनी मालिकों को खरीदना पड़ेगा। चीनी मतलब शुगर मिल्स के मालिकों को खरीदना पड़ेगा, और वो भी FRP रेट से बराबर या उससे ऊपर खरीदना पड़ेगा। जबकि MSP में क्या होता है, MSP प्राप्त में खुद खरीद लेती है सरकार फसल, वो तो चलो स्टॉक गोदाम कर सकती है, पर गन्ने का कहाँ स्टॉक करेगा, और गन्ने पे मिल स्टोर बनाना, ये इतने प्रोडक्ट बनाना सरकार का हाथ में नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, बाजार के अंदर ही छोड़ दिया, निजी लोगों को ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से FRP तय होता है। ठीक है, FRP का भाव क्या होता है, ये इसीलिए FRP बोला है, इसको सिर्फ एक गन्ने के लिए अलग निकाला है। एक प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही है, पर इसका गन्ने के केस में आता है कि इससे नीचे नहीं खरीदेगा कोई व्यापारी, इससे ज़्यादा ही खरीदना पड़ेगा। जबकि MSP में क्या है, व्यापारी नीचे भाव में भी खरीद सकता है किसान चाहे तो। और FRP में क्या है कि कोई चीनी मालिक कितना भी जोर लगा ले,
चीनी मालिक मतलब शुगर मिल का स्टोर का कितना भी इंडस्ट्री का मालिक कितना ही जोर लगा ले, एफआरपी से नीचे खरीदा उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। उससे ज़्यादा ऊपर ही खरीदना पड़ेगा या उसके ऊपर, या जो सरकार ने एफआरपी दिया या उसी भाव में खरीदना पड़ेगा गन्ना, वरना वो किसान से गन्ना नहीं ले सकता चीनी। और चीनी मालिक को क्यों नहीं लेंगे, उनको क्या इतना चीनी का तो आपको ही पता है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बाजार में चीनी बहुत ज़्यादा बिकती है, तो इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। चाय और चीनी के ऊपर बहुत बड़ी क्लास है, हर एक फसल पे क्लास बनेगी, बहुत बढ़िया बनाएंगे। एक बार थोड़ा सा यहाँ बताना पड़ा है प्राइस के बारे में, सरकार की क्या भूमिका है अपने एमएसपी में। ठीक है, गन्ना इतना ज़रूरी है, बाकी इतनी फसलों को शामिल किया। अब सरकार कह रही है आप अलग फसलें भी शामिल करो, जैसे बांस है, बांस बम्बू होता है ना, बांस से भी क्या करते हैं आजकल डिस्पोजल का सामान बन रहा है बहुत अच्छा सा। बांस से टोकरी भी बनाई जाती है और भी बहुत सी चीज़ें बनती है, बांस से मेज़ कुर्सी वगैरह बहुत चलती है। अब सरकार क्या कहती है, बांस पे भी ना एक इसको एमएसपी के अंदर लेके आओ, ताकि बांस की भी खेती अच्छे से लोग करें। ठीक है, तो बांस को भी अंदर शामिल करना चाहती है। और भी ऐसी चीज़ें होती है जिसको सरकार क्या कहती है आप इसके अंदर शामिल करो, क्योंकि इनसे इन्हीं फसलों की खेती होती है ना, तो ज़मीन क्या कहीं ऐसा तो नहीं एक ही ज़मीन पर इतनी फसलों को उगाया जा सकता है। कुछ ज़मीन होती है एक दो फसलों के लिए हुई होती है, उसमें और फसल भी उग सकती है, पर उसका एमएसपी नहीं है तो वो क्या उगाते ही नहीं है सब। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे कहते हैं अपने गवार, अब गवार का कोई एमएसपी तय ही नहीं है ना, गवार नहीं छोड़ो कोई और फसल कर लेते हैं। जैसे फल सब्जियां भी हो जाती है, उनके अभी तक एमएसपी तय नहीं किए, क्यों, उनके कोल्ड स्टोरेज नहीं है सरकार के पास, एफसीआई के पास कोल्ड स्टोरेज उतने लेवल के है नहीं, इसलिए उनके एमएसपी नहीं है। ठीक है, सरकार की अब आगे आने वाली डिमांड में कह रहे हैं कि आप और फसल डालो ताकि ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, वरना क्या करेगा किसान इन्हीं फसलों पे मत्था मारता रहेगा और कीटनाशक उर्वरक इतने डाल देगा कि ज़मीन की क्वालिटी बेकार हो जाएगी। कीटनाशक डालने से क्या होता है, ज़मीन के जो उपजाऊ कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े खत्म हो जाते हैं, जिससे ज़मीन को उपजाऊ नहीं बनाते। और उर्वरक ज़्यादा डालने से क्या होता है, उर्वरक ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा कि अन्य खपतवार फसलें ज़्यादा होती है जो कि पोषक तत्वों को क्या कर ले ज़मीन से निकाल के वेस्ट करती रहती है ज़मीन को, तो ये दोनों क्या करते हैं ज़मीन को नुकसानदायक है। ठीक है, उर्वरक फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम उर्वरक को मानते हैं, पर कीटनाशक ज़्यादा नुकसानदायक है। आगे बायो खेती देखेंगे सारा क्या होती है, समझ आ गई। इन फसलों में और भी शामिल करने की डिमांड चल रही है कि इतनी फसल मत रखो, 23 के अलावा और भी फसल डालो ताकि एमएसपी और भी दो, ताकि किसान और भी फसलें उगाए और उनका भी क्या करें डिमांड बनाए बाजार के अंदर। ठीक है, तो ये था एमएसपी और एफआरपी। ठीक है, एमएसपी के दोष क्या है, दोष ये है कि एक सब्सिडी है, इससे सरकार का घाटा बढ़ता है। एमएसपी का दोष क्या है, सरकार का घाटा बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। क्यों, सरकार को खरीदनी पड़ती है तो पैसा कौन देगी, सरकार देगी, घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ता है सरकार का। दूसरा, बाई चांस फसल का, क्यों, ज़्यादा फसल खरीद ली, विदेशों में नहीं बिकी तो खर्चा किस पे आ गया, सारा सरकार का ही आ गया। मतलब फसल का उत्पादन हुआ कहीं बिकी ही नहीं, सरकार के पास बड़ी खराब भी होगी तो सरकार का क्या हुआ, मान लो फिर भी पीडीएस में देते हैं और देते हैं तो कर तो रही है सरकार, पर इसमें घाटा तो सरकार को भी नहीं हो रहा है, पैसा किसका लग रहा है, सरकार का ही लग रहा है एमएसपी में। ठीक है, एफसीआई में परिवहन करते हैं और करते हैं, वो केंद्र सरकार का होता है, खरीदने और बेचने का काम, राशन की दुकानों को बेचने का काम, और जो किसानों से खरीदने का काम कौन करती है, राज्य सरकार करती है। बाकी इसका सारा एफसीआई का काम कौन संभालते हैं, केंद्र सरकार, ये भी सरकार ही संभालती है प्रकार से। इसका खर्चा सारा कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो एक तो ये है, इस एमएसपी क्या है, कुछ ठेकेदार बैठे हैं बीच में, एमएसपी पूरे देश में नहीं है, कुछ राज्यों में क्या ठेकेदारों को सौंपी हुई है एमएसपी, एफसीआई क्या पूरे देश में नहीं है, क्यों, एफसीआई है इसके अंदर मेन। तो कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, इस मनमाने रेट से कर लेते हैं, एमएसपी को पूरा भाव उनको मिल ही नहीं पाता। और ज़्यादातर एमएसपी का फ़ायदा कौन लेते हैं, बड़े किसान लेते हैं, बड़े और मध्यम किसान फ़ायदा ले जाते हैं, जबकि लघु और सीमांत किसान को तो फ़ायदा मिल ही नहीं पाता, सीमांत और लघु किसान को फ़ायदा मिल ही नहीं पाता। ये मैंने बताया था पिछले, बड़े और मध्यम किसान होते हैं भूमि के आधार पे, तो इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, इनको कम मिलना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है, इनको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है एमएसपी का और इनको कम मिलता है। ठीक है, आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि बड़े किसान को एमएसपी मत दो, बड़े और मध्यम को, छोटे वालों को दो एमएसपी, क्योंकि इनको ज़रूरी है ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा एमएसपी राज्य को से घाटा बढ़ाता है और करता है, ये हो ही गया। ठीक है, एमएसपी में क्या है कि फसलें की सीमित है, फसलों की संख्या और बढ़ाओ, मैंने बताई ये दोस्त है, फसलों की संख्या सीमित है तो फसलों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। इसमें एमएसपी का एक ये दोस्त भी है कि ताकि किसान और भी फसल उगाए, एक अलग चावल गेहूँ कोई उगा के उसकी फसल थोड़ी
और भी करें, सरसों वगैरह के अलावा और भी फसलें उगाएं जो ज़रूरी है, ठीक है, जिनसे बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। और एमएसपी में क्या है, फल एवं सब्जियों को शामिल नहीं किया हुआ, ठीक है। एमएसपी का एक दोस्त है, फल एवं सब्जियों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इनके लिए क्या चाहिए होता है, कोल्ड स्टोर चाहिए होता है, इनके लिए भी एमएसपी बनाओ। दूसरी बात है बहु फसल लोगों ने, हम फसलों की संख्या सीमित है, वही बात होगी, फसलों की संख्या सीमित है, इसके अंदर फसल और भी इंक्रीज करो, ठीक है। ये इसके दोष हैं। और बड़े किसान इसका ज़्यादा फायदा लेते हैं, लघु किसान फायदा नहीं लेते। और कुछ इसमें क्या है, एफसीआई सभी जगह है नहीं, तो वहाँ ठेकेदारों को उठाए होते हैं, ठेकेदार के अपने मनमर्जी के हिसाब से फसल ले लेते हैं, जिससे किसान खराब होते हैं। तो इसमें क्या, ठेकेदार भी ज़्यादा हैं, ठेकेदारों को क्या करो, कम करो, और एफसीआई की संख्या बढ़ाओ। एफसीआई पे पूरा लेक्चर दोबारा से आएगा, एक बार इसमें थोड़ा सा एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन, इनकी संख्या क्या करो, इंक्रीज करो, और ठेकेदारों की कम करो, ये मनमाने ढंग से खरीदते हैं, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा करो। ये ठेकेदार एफसीआई का आगे एक अलग से बनाएंगे कभी एफसीआई के बारे में, ठीक है, पीडीएस के अंदर सारा आ जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बना। तो ये था एमएसपी और एफआरपी, और इसके साथ में सीएसीपी और सीसीईए का भी रोल हमने देख लिया। सीसीईए क्या है, पास करती है एमएसपी को, मोहर लगाती है, और सीसीएपी क्या करती है, भाव तय करती है, ठीक है। एमएसपी क्या है, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, कि उसको फसल खराब ना हो, या उसका वेस्टेज ना जाए, उसका मन खराब ना हो जाए, या उत्पादन कम ना हो, इसके लिए सरकार खरीदती है एमएसपी पे। एफआरपी क्या है कि गन्ने के लिए, और गन्ने पे क्या होती है, एमएसपी एक प्रकार से, पर उस पर क्या एमएसपी पे कम भाव में फसल बेची जा सकती है, जबकि गन्ने के केस में क्या होगी, एफआरपी से कम में कोई व्यक्ति खरीदेगा नहीं, उससे ज़्यादा ही खरीदने पड़े, कोई व्यक्ति खरीदे, ठीक है, इसलिए उसको एफआरपी बोलने लगे, फेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ठीक है। तो एफआरपी एमएसपी एक ही चीज़ है, अपने सारे डिटेल से देख चुके हैं, और एमएसपी में फसलें कितनी शामिल है ये देख लिए, और एफसीआई का काम क्या है, फूड को सिक्योर करना, बाकी एफसीआई का डिटेल से हो रहेगा, ठीक है। तो ये था एमएसपी और एफआरपी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।